दोस्तों आज है 23 जनवरी। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे पराक्रम दिवस के साथ में। पर लेकिन आज एडिटोरियल नहीं होते हैं, आज ओनली न्यूज़ एनालिसिस होता है। क्यों? क्योंकि आज है संडे। संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी हम लोग बनाएंगे। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलने वाली हैं जो कि एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट होगी, आप लोगों की पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करके जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में आप लोगों को मैं और भी कई सारी बातें आज बताऊंगा जिसके चलते आप लोग अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन देकर चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई सारे बच्चे कई सारी बातें पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि उसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करूं। ठीक है, तो अभी किस तरीके से क्या करना है, तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ आज ऐसे टिप्स भी देने वाला हूं। क्योंकि संडे है तो संडे के दिन में बनता भी है, क्योंकि एडिटोरियल होते नहीं है। पर लेकिन कुछ ऐसे एडिटोरियल भी हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। आज के दिन एडिटोरियल नहीं, उनको एक तरीके से FAQs बोलते हैं। ठीक है, संडे में एक ऐसा पेज आता है जिसको FAQs के नाम से जाना जाता है। इसमें कई सारे आप लोगों को यहाँ पर एडिटोरियल टाइप में चीजें देखने को मिलेगी। जैसे यूएसए के अंदर में अभी 5G का जो रोल आउट किया गया, तो उसकी वजह से एयरक्राफ्ट जो है वो एयरपोर्ट पर क्यों बेसिकली लैंडिंग करने में दिक्कत कर रहे हैं, एक तो ये जानेंगे। दूसरा, क्या MLA को अगर सस्पेंड किया जा सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो आगे एडिटोरियल में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी बड़ा इशू देखने को मिल रहा है असेंबली के अंदर। तो पूरा डिटेल में इसको हम लोग जानने वाले हैं। अगर बात करें कैडर प्लान, 2 दिन से मैं लगातार डिस्कस कर ही रहा हूं, ये आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर। बाकी यहाँ पर जो बिपिन रावत जी थे, उनका जो एयरक्राफ्ट था, बेसिकली हेलीकॉप्टर था, जो वहां पर जो दिक्कत पड़ी थी, तो उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। तो ये एक ऐसा इशू है कि मौसम खराब होने की वजह से वहां पर वो इशू देखने को मिला था, तो उसी के ऊपर बातें लिखी जा रही है। पर लेकिन ये 2 काफी इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा। और इसी के साथ में आप लोगों को पता है गोवा के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, कई सारे आर्टिकल गोवा के बारे में लिखे जा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि गोवा के बारे में हिस्ट्री आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो वो वाला आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। उसका रीजन ये है क्योंकि गोवा जो था 1961 में बेसिकली जब इंडिपेंडेंट हुआ, तो हम लोगों ने अभी 2021 में देखा उसको पूरे क्या हो गए, पूरे 60 साल कंप्लीट हुए थे। तो इसके चलते आप लोगों के लिए वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें मैं आप लोगों की कवर करने वाला हूं। और भी कई सारे पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिटेल में वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। और जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा उनके आंसर आप लोगों को बताने हैं जरूर, क्योंकि कल जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कल के आंसर बड़ी खुशी के द्वारा बहुत डिटेल में दिए गए। यानी कि ये आंसर इनके द्वारा, देखिए पूरे आंसर इनके द्वारा दिए गए हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ मैंने इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, पर हाँ इनके द्वारा काफी डिटेल में आंसर दिए गए, काफी अच्छा लगा मुझे। तो आप लोगों को अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। तो आज के जो हमारे SLV कमांडो हैं वो है खुशी, जिनके द्वारा काफी बेहतरीन तरीके से आंसर दिए गए हैं। तो आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछूंगा पार्टिसिपेट करते हुए चलिएगा और इनके आंसर आप लोगों को देने हैं। ठीक है, पर लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पराक्रम दिवस के बारे में। पराक्रम दिवस को आखिर ऐसा क्या कर दिया यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस जी ने हम लोग पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करने लगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में आप लोगों को लेकर चलूंगा, क्योंकि एक बच्चे के द्वारा ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जब मैंने आप लोगों को, जो हमारी शाम को भी आते हैं ना 8:30 बजे, उसमें मैंने डिस्कस किया था पराक्रम दिवस। तो एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर क्या पराक्रम किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने? तो मुझे पता चला, देखिए इस तरीके क्वेश्चन हमेशा कौन पूछेगा, ऐसा कोई बच्चा पूछेगा जिसने अभी अभी एग्जाम प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है। तो उसके नीचे स्टार्ट हो गए कई सारे बच्चे कि यार तुमको नहीं पता है क्या देश में आजादी हुई, ये हुआ। यार सब जो है माँ के पेट से सीख के नहीं आते, अभी सीखना स्टार्ट किया, सीखने दो ना, आगे आगे चीजें बढ़ेंगी तो चीजें चलती रहेंगी। तो आराम से सीखने दो और उसको टाइम दो थोड़ा सीखने का। यार पता चला बंदा टेक्निकल बैकग्राउंड से है, उसने NCERT भी ढंग से नहीं पढ़ी है, किसने पढ़ी है, भूल जाते हैं, इतना लंबा समय हो गया। तो अभी चीजों को चलने दो, टेंशन नहीं लिया करते। ठीक है, कोई ऐसा कुछ करा है तो उसको बता दिया करो 2-4 चीजें। ओके, तो सबसे पहले जो पराक्रम था मैं आप लोग गिनवाने स्टार्ट करता हूं, आप लोग नोट डाउन करते चलना पराक्रम सुभाष चंद्र बोस जी के। सबसे पहला पराक्रम तो यही है जिसके लिए आप सब लोग लगे हुए हैं। 1919 में इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है ICS, वो इनके द्वारा क्रैक किया गया था। और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह कि क्रैक करने के बाद में छोड़ भी दिया था, यानी कि रेजिग्नेशन भी दे दिया था, क्योंकि इनको लगा कि अंग्रेजों की गुलामी करने का कोई मतलब नहीं है, अपने देश को आजाद कराना है। और इनके जो थॉट थे वो बड़े ही क्लियर थे स्टार्टिंग से ही, यानी कि अपने देश को आजाद कराना है। तो यहां पर जब आजादी की बात आती थी तो ये हमेशा कंप्लीट आजादी के बारे में बात करते थे, यानी कि पूर्ण एक स्वराज्य के बारे में बात करते थे, कंप्लीट फ्रीडम के बारे में बात करते थे। ये कभी भी ऐसे नहीं कि चलो डोमिनियन स्टेटस ले लेते हैं। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या था कि हाँ चलो भाई साहब कुछ पावर हमको भी दे दो और बाकी का कुछ जो मेजर पावर है वो एक तरीके से यहाँ पर अंग्रेजों के हाथ में रहे, या पावर भी न रहे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह कि कम से कम उनका नाम तो यूज किया जाए अंग्रेजों का। ठीक है, कि हाँ हम लोग उनकी महारानी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, जैसे ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर रहे अब तक। ऑस्ट्रेलिया में जो उनकी महारानी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, हम लोग उनकी महारानी का बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करें? यार हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी का, महात्मा गांधी जी का,
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, भीमराव अंबेडकर जी का, तो इनके बर्थडे हम लोगों को सेलिब्रेट करने हैं, तो इसलिए हम लोगों ने जो है कंप्लीट आज़ादी की बात की। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर थॉट के ऊपर इनकी कईयों के साथ में बनती नहीं थी, क्योंकि इस टाइम पर सिचुएशन ऐसी थी, आप लोग सोचिए 1919 में हम लोग कंप्लीट आज़ादी के बारे में बात करने लगे, तो ये वास्तव में ही बहुत बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर कोई आप लोगों से पूछ रहे हो, और ऐसे क्वेश्चन कई बार बन भी जाते हैं कि यहाँ पर किससे इन्फ्लुएंस थे, तो विवेकानंद जी की जो टीचिंग थी, यानी कि विवेकानंद जी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे यहाँ पर ये, और इसीलिए यहाँ पर अपना एक तरीके से मेंटर भी उनको मानते थे, ठीक है, उनको स्पिरिचुअल गुरु तो यहाँ पर ये मानते थे, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो पॉलिटिकल जो मेंटर थे, इनके पॉलिटिकल जो गुरु थे वो थे चित्तरंजन दास। तो ये दो इंपॉर्टेंट ऐसे नाम है जो एग्जाम में आप लोगों से कई बार पूछे जा सकते हैं। देखिए जिंदगी में ना अगर कुछ भी आप लोग अचीव करना चाहते हैं तो किसी न किसी के गाइडेंस में आप लोग काम करना पड़ेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन है, नहीं कि इसको हम लोग अपना गुरु मान लेते हैं। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु के बारे में जरूर बताइए, आप लोग देखिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। उन्होंने जिनको एक अंडरस्टैंडिंग दी उनको चीजों को समझने की। तो आप भी किसी न किसी को इस तरीके से अपनी लाइफ में एक मेंटोर मान सकते हैं, जिससे आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग मिले चीजों को समझने की, अपनी लाइफ को समझने की, अपने कैरियर को समझने की, या कोई भी ऐसी चीज जो आप लोगों को लगता है यार हाँ ये चीज मुझे पता होनी चाहिए और इस चीज के ऊपर मुझे काम करना चाहिए। तो इसके चलते यहाँ पर इनका एसोसिएशन जो था वो कांग्रेस के साथ हुआ। क्यों? क्योंकि आईएएस तो इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया, लगा कि यार कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का। और इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को पता है इनके एग्जाम के बारे में, एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे हुए थे तो इनको पेपर जब दिया गया तो ये माना जाता है कि इनके द्वारा पूरे पेपर में बस एक ही शब्द लिखा गया ऐसी कई सारी कहावतें बेसिकली प्रचलित हैं कि यहाँ पर एक ही सेंटेंस ने पूरे अंग्रेजी सिस्टम को हिलाकर रख दिया। उसमें पूछा गया था कि एक तरीके से अगर रूल करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, यानी कि एक सिस्टम होना चाहिए जिस तरीके से जो रूल किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, तो अंग्रेज रूल कैसे कर रहे हैं। तो पूरे पेपर में इनके द्वारा बोला गया कि जब लास्ट की 5 मिनट बच जाएं तब मुझे उठा देना, ठीक है। मतलब पूरे टाइम में शांति में लेट रहे हैं, क्योंकि देखिए थॉट क्लियर होता है ना जब इंसान को पता होता है। मैंने आप लोगों को बोल दिया कि पॉलिटी है, आप लोगों को लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। इसके साथ में अपने करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई कि हाँ ये चीजें करके चलनी है। अब कोई कुछ भी बोलता रहे कि हाँ सुभाष कश्यप पढ़ लो, यार ये कर लो, वो वाली मैगजीन कर लो, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत उठा लेनी है, करंट अफेयर कवर करना है और पुराने क्वेश्चन पेपर देख लेने हैं, चाहे मेंस के हो चाहे प्रीलिम्स के हो। तो आप लोग कभी भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। पर लेकिन दिक्कत किसको है? उस इंसान का जो उछलता घूमता रहता है, किसी ने कहा यार वो तो ये बता रहा है। और ये सारे वो होते हैं जो नहीं नया नया प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग रियलिटी में एक बार चीजों को समझ जाओगे ना, अच्छा ये सिलेबस है, ये पुराने क्वेश्चन पेपर है और ये स्टैंडर्ड किताबें हैं, आप लोग किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज की भी, आप लोग आसानी से गाइड होते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी सिलेबस आप लोगों के सामने रख रखा है, पहली बात। दूसरा, ऑलरेडी पुराने क्वेश्चन पेपर है जिससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम पेपर में एग्जाम क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो वो थॉट क्लियर थे। तो इनके बात करें अगर सुभाष चंद्र बोस जी को, अपने पुराने क्वेश्चन पेपर और यूपीएससी का सिलेबस पूरा क्लियर था, तो इनको पता था क्या क्या करना है। तो जब यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए तो इनके द्वारा लिखा गया, एक लाइन लिखी गई और उस लाइन में क्या था, उसमें बेसिकली उसमें था कि रूल करने का सबसे आसान तरीका है कि फूट डालो और शासन करो। और ये हर जगह इंप्लीमेंट होता है। आप लोग अगर बात करें आज के दिन में यारी दोस्ती में भी आप लोगों ने देखा होगा, कोई ना कोई किसी न किसी की लड़ाई लगवाते रहते हैं। घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि दो लड़ते रहेंगे तो इस तरीके से काम चलता रहेगा। किसी के घर को बर्बाद करने के लिए लोग कई बार ऐसा काम करते हो आप लोगों को नजर आते हैं। तो फूट डालो शासन करो वाली नीति बहुत पुराने समय से प्रचलित होती आती है। इवन राजा और रजवाड़ों के टाइम पर भी ये काम काफी ज्यादा हुआ करते थे, एक दूसरे को लड़ा दो, तो यहां पर वो चीजें देखने को मिलती थी। तो इन्होंने क्लियर तो कर दिया एग्जाम दिखाने के लिए अंग्रेजों की, हाँ अपुन भी ये क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो इनके द्वारा बोला गया सुभाष चंद्र बोस अपुन झुकेगा नहीं, ठीक है। उन्हें पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं तो इनके द्वारा वही बातें बोलेगी कि अपुन झुकेगा नहीं, और इनके द्वारा उसको क्लियर करने के बाद में छोड़ दिया गया। इसी के साथ में पूरा इनके द्वारा अपोज किया गया। आगे चलकर मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें बोला गया था कि डोमिनियन स्टेटस चाहिए, कि पूर्ण स्वराज्य नहीं डोमिनियन स्टेटस से ही काम चला लेंगे। पहले डोमिनियन स्टेटस ले लेते हैं, उसके बाद में पूर्ण स्वराज्य की मांग कर लेंगे। इनके द्वारा साफ साफ मना कर दिया, बोला कि पूरा स्वराज्य चाहिए, फिर से वही बोला कि अपुन झुकेगा नहीं, ठीक है। तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिली और पूरे अच्छे से पार्टिसिपेट किया गया इनके द्वारा। सोल्ट सत्याग्रह के अंदर में जो कि यहाँ पर गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में इनके द्वारा पूरा अच्छे से पार्टिसिपेट किया गया, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पर अब इसके साथ में यहाँ पर इनके द्वारा अपोज किया गया कई जगह पर, जैसे कि गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बात करते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर सोल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, पर सिविल डिसोबीडिएंट में इनके द्वारा चीजों को अपोज किया गया। गांधी जी इरविन पैक्ट जो था उसको यहाँ पर इनके द्वारा साफ साफ मना किया गया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे मुद्दे थे यहाँ पर, जैसे कि कई सारे लोग थे जिनको बोला गया था अच्छा इनको भी छोड़ना है, पर उनको नहीं छोड़ा गया।
तो सारे इश्यूज यहां पर चलते हैं पास्ट में, ठीक है। फिर आगे चलकर इनका मतभेद तो था ही, जैसे कि अगर बात करें कई सारे लीडर्स के साथ में, क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम स्टेप उठाने वाले इंसान थे। अब एक्सट्रीम स्टेप हो गया ना कि इंडियन सिविल सर्विसेज यहां पर ज्वाइन किया, उसके बाद में छोड़ दिया, तो आसान काम तो है नहीं है। एक तरीके से आज के डेट में कोई बोलकर देख लो तो नहीं रोने पड़ जाएंगे, भाई साहब क्या हो गया, मातम हो जाएगा घर में सारा एकदम कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसे ले देकर तो क्लियर किया था। तो वो बहुत बड़े स्टेप होते हैं यार, ये ऐसे स्टेप ना एक नॉर्मल इंसान नहीं उठा पाता है। तो कोई थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान होगा ना जिसको पता है कि इससे बड़ा कुछ करना है, तो वही ये काम कर पाएगा। तो यहां पर इनके द्वारा ये स्टेप उठाया गया बड़ी आसानी से। अगर बात करें यहां पर एक काफी बड़ा एक मुद्दा यहां पर निकल कर आया, ये आया था जब हरिपुर सेशन हुआ 1938 में। हरिपुर सेशन हुआ यहां पर जो कि इनके द्वारा जीता गया। उसके बाद में जब नेक्स्ट सेशन होने लगा त्रिपुरी, ठीक है, उसमें भी फिर से यहां पर ये प्रेसिडेंट के तौर पर उठ गए। तो उसके अगेन जब यहां पर ये सेशन हुआ त्रिपुरी में, तो उस टाइम पर क्या हुआ, ये लगने लगा कि अगर ये यहां पर लीडर बने रहे कांग्रेस के, तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एरिया में लेकर चले जाएंगे। तो ये लगा यार क्या करना है फिर इसका, तो भाई साहब गांधी जी के द्वारा इनके खिलाफ में पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि कई सारे लीडर को बोला गया खड़ा करने के लिए, तो वे बोले कि हमारा करियर खराब हो जाएगा, इस इंसान के सामने खड़ा नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ओरा ही ऐसा था यार सुभाष चंद्र बोस जी का, तो उनके सामने कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो फिर ले देकर एक ऐसा इंसान खड़ा किया गया गांधी जी के द्वारा, जो कि गांधी जी के बहुत ही एक तगड़े फॉलोवर थे, पट्टाभी सीतारामैया, पर ये हार गए। तो इसलिए यहां पर माना जाता है कि पट्टाभी सीतारामैया की जो हार है वो गांधी जी के द्वारा अपने सर ली गई थी कि हाँ मैं हारा हूं, ये मेरी हार है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली। कई सारे डिफरेंसेस थे यहां पर थॉट में। गांधी जी चाहते थे कि काम को आराम से लेकर चला जाए, और बोस जी चाहते थे कि डंडे से काम चलेगा, आराम से काम नहीं चलेगा। तो जो गांधी जी लाठी लेकर घुमा करते थे हाथों में सहारा लेने के लिए, सुभाष चंद्र बोस जी बोलते थे सहारा नहीं लेना है, इसको इस्तेमाल करो और इनको भगाओ अंग्रेजों को यहां से, ठीक है। तो ये बातें थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया रिसेंटली, जब सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया और कांग्रेस को छोड़ दिया गया जो डिफरेंसेस की वजह से, तो यहां पर कौन थे पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जिनको अपॉइंट किया गया इनकी जगह एज ए प्रेसिडेंट? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद साहब थे यहां पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। और इसी के साथ में त्रिपुरी सेशन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पट्टाभी सीतारामैया वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन जाता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले आते हैं। और ये तो ऐसा क्वेश्चन है एवरग्रीन, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में जब आप लोग बात करते हैं, इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया, अपना खुद का एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी ताकि इनको एक सपोर्ट मिल सके बंगाल के अंदर में, और इनको काफी अच्छी सपोर्ट भी मिली। तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अभी यहां पर हम लोग इनका बर्थडे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो 125th इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस के अंदर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और इवन आप लोगों से इंटरव्यू के भी अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हिस्ट्री जो है वो आप लोग का ऑप्शनल वगैरह है, वैसे भी लीडर्स के बारे में पूछ ले जाते हैं कई बार क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। तो याद रखिएगा 23 जनवरी इनका जो जन्म हुआ था वो 1897 में हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, यानी कि पूरे 125 साल अब यहां पर इनको पूरे होने जा रहे हैं। और जन्म हुआ था इनका उड़ीसा के अंदर में, कटक में। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। और अगर सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें और इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में नया पढ़ा जाए, तो फिर यहां पर इनका जो इंट्रोडक्शन है वो अधूरा रह जाता है, ठीक है। इसलिए यहां पर बोला ना कि पराक्रम दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो एक ये भी पराक्रम का काम आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं होती है। एक विदेशों में जाकर एक ऐसी फौज तैयार करना और अपने देश में आना उसको लड़ाई करने के लिए, तो ये भी एक वास्तव में बहुत बड़ी बात यहां पर देखने को मिलती है। बात ये आप लोगों को पता है, आप लोगों ने मूवी देखी होगी, अगर मूवी नहीं देखी है तो मूवी देखिएगा। इनके ऊपर है, गांधी जी के ऊपर है, जो अंबेडकर जी के ऊपर है। मूवी जरूर देखा करो यार, इस तरीके के लीडर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी, जो कि एक नॉर्मल इंसान में देखने को नहीं मिलती है। ये जापान पहुंचे, ये जापान बेसिकली यहां पर एक तरीके से जापान गए, इसी के साथ में यहां पर जर्मनी गए, कई जगह इनके द्वारा विजिट किया गया, ठीक है। तो जापानीज कंट्रोल सिंगापुर में जब यहां पर पहुंचे, ठीक है, जर्मनी से, तो यहां पर 1943 में इशू किया गया इनके द्वारा दिल्ली चलो, यानी कि एक तरीके से हम लोग को आजादी लेनी है और दिल्ली चलो, और आजाद हिंद गवर्नमेंट इनके द्वारा बनाएगी। और इसी के साथ में इंडियन नेशनल आर्मी जो थी उसको आगे लेकर चला गया 21 अक्टूबर 1943 में। कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडियन नेशनल जो आर्मी है आईएनए वो इनके द्वारा बनाई गई थी। नहीं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इनके द्वारा आईएनए नहीं बनाई गई थी, आईएनए बनाई गई थी मोहन सिंह के द्वारा, ठीक है। फिर इनके हाथ में उसकी बागडोर सौंप दी थी और इनके द्वारा फिर उसको आगे लेकर चला गया था। जापानीज जो मेजर थे, इनका नाम भी आप लोग याद रखते हैं, इवाइची यहां पर फिजुआरा, ठीक है। तो इनके द्वारा जो हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग थे जापान के द्वारा पकड़े गए थे। कहां से? एक तो था यहां पर मलयान, यानी कि मलेशिया जिसको आप लोग बोलते हैं, और सिंगापुर से। जब यहां पर अंग्रेज रूल किया करते थे तो हमारी कंट्री के बहुत सारे सोल्जर्स उनके द्वारा पकड़ लिए गए थे। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री के जो सोल्जर्स थे वो अंग्रेजों के सोल्जर्स थे एक तरीके से, क्योंकि अंग्रेजों की आर्मी में वो लड़ा करते थे, तो उनको जापानीज आर्मी ने पकड़ लिया था मलेशिया से और सिंगापुर से।
तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी जो है सामदाम दंड भेद लगाए और वो सारे जो भी यहाँ पर प्रिजनर थे उनको यहाँ पर छुड़ाया गया और उनको अपनी आर्मी बनाया, अपनी आर्मी में लेकर चले। ठीक है, तो जो भी इंडियन आर्मी के, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो कैप्चर्ड जापान के द्वारा जो यहाँ पर प्रिजनर थे, तो उनको इनके द्वारा लिया गया और यहाँ पर फिर उनको अपनी आर्मी तैयार की गई। तो आईएनए जो है, इंडियन जो नेशनल आर्मी है यहाँ पर, वो बहुत इंडियन प्रिजनर भी थे, इसमें कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और सिविलियन भी थे जो कि इनके द्वारा तैयार किए गए वहां पर। तो उसकी लगभग समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 50,000 के करीब एक आर्मी इनके द्वारा तैयार कर ली गई। 50,000 के करीब लोग थे उस आर्मी में। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग, बाहर में विदेश में जाकर अपने लोगों को इकट्ठा कर एक आर्मी खड़ी कर देना तो है नहीं पराक्रम का काम, आप लोग बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में 1944 में इंडियन बॉर्डर इम्फाल बर्मा तक यहाँ पर ये पहुंच गए थे नॉर्थ ईस्ट में, लड़ते लड़ते। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पराक्रम यहाँ पर इनके द्वारा किया गया। इसी के साथ में 1945 में जो यहाँ पर जो इनके जो आर्मी है उनका एक तरीके से ट्रायल भी किया गया, नहीं एक तरीके से जो इनके लीडर थे उनको पकड़ा भी गया। सुभाष चंद्र बोस तो नहीं किसी के पकड़े में आए। तो यहाँ पर बात करें तो इनके जो लीडर्स थे, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायल चला जैसे यहाँ पर चीजें, तो पूरी कंट्री में यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ। आगे चलकर चीजें जो थी वो थोड़ा नॉर्मल हुई, पर लेकिन काफी लार्ज स्केल पर इनके द्वारा जो भी काम किए गए वो सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो पराक्रम दिवस के तौर पर इतना तो जानना बनता है। अब समझ में आ गया पराक्रम दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं? अगर फिर से समझ में ना आए तो बताइएगा जरूर, एक बार और रिमाइंड करके सुन लीजिएगा, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर जो आप लोगों के सामने है। आयुष्यन जो प्रोटेक्शन स्टेटस बात करें तो स्वयं डियर जो है तो कहां पर रखा गया है? आयुष्यन क्या है? इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो कहां पर रखा गया है? वनरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड या नियर थ्रेटन की कैटेगरी में, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो शाम को 8:30 बजे वीडियो आती है जिसमें आप लोगों को डिटेल में टॉपिक्स कवर करता हूं मैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के अंदर ये टॉपिक मैंने कवर किया था आप लोगों से। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में। पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए वर्ल्ड वॉर सेकंड कब से कब तक हुई थी, तो वो भी एक स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। बोला गया था यहाँ पर ये जो एक तरीके से जो ये वॉर थी 1939 से लेकर 1945 तक आप लोगों को देखने को मिली थी, ठीक है। तो इंडिया भी इसमें जो था वो इन्वॉल्व था, ऐसा आप लोगों को लगता है क्या? बताइएगा जरा। इसी के साथ में एक्सिस पावर जो थी वो जर्मनी, इटली, आप लोगों को तुर्की और जापान थी, और अलाइड पावर जो थी फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, सोवियत यूनियन और इसी के साथ में चाइना, ठीक है। यहां पर कौन सी स्टेटमेंट चाहिए? ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। डिटेल में डिस्कस करूंगा, जब आप लोगों को आंसर बताऊंगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसको मुझे लगता है बहुत सारे, अगर किसी ने पढ़ा नहीं है ना शाम को टॉपिक जब मैंने डिस्कस किया था, तो मैक्सिमम लोग इसको एग्जाम में गलत कर आएंगे। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट के बारे में बात की जा रही है और सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों को एग्जाम में स्पोर्ट ही देखने को मिलेगा कि हाँ यार गेम के बारे में बात की जाए तो यही वाली मंत्री होगा ना। तो आप लोग बताइए कौन सा मंत्री है यहाँ पर ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड जो यूथ अफेयर है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ होम है? तो देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है। तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, इसका आंसर दीजिए, अच्छा लगेगा मुझे कि हाँ आप लोगों ने डिटेल में सही से वो बेसिकली सुना था उस टाइम पर जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इक्का दुक्का न्यूज बाद में देखूंगा, पहले कुछ इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के लिए बेसिकली जो एडिटोरियल टाइप में है उनको कवर कर लेते हैं। सबसे पहला जो आप लोगों के सामने आएगा यहाँ पर, ये आएगा आप लोगों का 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में रोल आउट किया जा रहा है, पर लेकिन कहीं इस टेक्नोलॉजी को लेकर मातम भी मनाया जा रहा है कि ऐसा कोई इशू कैसे आ गया निकलकर। तो आखिर कहां पर बन रहा है मातम, तो समझते हैं। ये मातम मनाया जा रहा है यूएसए के अंदर में। आप लोग अगर आज की डेट में देखते हैं किसी भी अगर हवाई जहाज को लैंड कराना है तो यहां पर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं ऑल्टीमीटर, ठीक है। तो यहां पर ऑल्टीमीटर जो होता है ये आप लोगों को बताता है कि भाई साहब पृथ्वी से यानी कि सरफेस से हवाई जहाज की डिस्टेंस कितनी है, ऊंचाई कितनी है, ठीक है। मतलब सीधी, अरे हद हो गई ठीक है। तो ये कितनी ऊंचाई है बेसिकली जहाज की, ये आप लोगों को ये बताएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, ये जो बताता है रीजन क्या है, क्योंकि आप लोग जहाज में बैठे हैं, अब खिड़की से झांक कर तो देखोगे नहीं जमीन से कितना ऊपर है वहां पर, तो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं यहाँ पर। अब जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर, ये जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है उसी फ्रीक्वेंसी में हमारा जो 5G है वो काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो सी बैंड यहाँ पर इनके द्वारा यूज किया जा रहा है यूएसए में, ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली 5G की, वो सेम फ्रीक्वेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी मिड बैंड की कैटेगरी में आती है, और वही फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑल्टीमीटर यूज करता है। अब आप लोग ये समझिए, कोई एक पाइप है, ठीक है, इस पाइप के अंदर आप लोगों ने पूरी एक कंप्लीट रोड डाल दी है यहाँ पर। अब रोड आप लोगों ने इस पाइप के अंदर डाल दी है, अब ये पाइप के अंदर दूसरी रोड आने की जगह नहीं है, तो एक ही रोड एक टाइम पे आएगी ना यहाँ पर। जब एक कोई रास्ता यूज किया जा रहा है, सामने से कोई ट्रक आ गया और वहां पर जगह नहीं है निकलने की, तो एक ही रास्ता हो गया ना वहां पर, तो कोई और कैसे उसको यूज कर पाएगा?
तो ये इस तरीके कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जब कोई एक पाथ, पर्टिकुलर पाथ ऑलरेडी यूज किया जा रहा है और दूसरा कोई पाथ भी वहां पर उसी को यूज करने की कोशिश करेगा, तो फिर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कल को यहां पर हो सकता है क्या हो रहा है ऐसा यूएसए के अंदर में, अल्टीमीटर जो है वो ढंग से अपनी चीजें नहीं बता पा रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि 5G भी अगर वही यूज कर रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर जो यहां पर एयरपोर्ट वाले रीजन में, तो उससे ये कंडीशन निकल कर आ रही है कि उसको फ्लाइट को लैंड करने में दिक्कत हो रही है, वो हाइट ही नहीं बता पा रहा है अल्टीमीटर। ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। नॉर्मली आप लोगों को जैसे मैंने बैंड बताया, तो आज की डेट में अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये जो स्पेक्ट्रम आप लोग बोलते हैं ना, जैसे नेटवर्क निकल कर आए, आप लोगों ने जो टावर लगा रखे हैं, तो उसी को आप लोग जो नेटवर्क निकल कर आते हैं उसी में उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी आप लोगों को अलग अलग यहां पर देखने को मिल रही है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो है उसका अलग अलग प्राइस होता है और उनको अलग अलग बैंड में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग यहां पर देखते हैं टीवी जो है, रेडियो है, किस रेंज में चलते हैं, मोबाइल टावर किस रेंज में चलते हैं, यानी आप लोगों के सामने यहां पर दिख रहा है। माइक्रोवेव सैटेलाइट कौन से हैं, विजिबल लाइट कहां पर आती है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, रेडियो सोर्स कहां से निकल कर आते हैं। तो एक पर्टिकुलर बैंड रहता है जिस बैंड को डिसाइड किया जाता है और उस बैंड के बेस पर यहां पर चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है, अब यहां पर जो बैंड है फ्रीक्वेंसी का वो देखने को मिल रहा है 1 गीगाहर्ट्ज से 7 गीगाहर्ट्ज तक। इसी के बीच में आप लोग यहां पर सी बैंड जो नजर आएगा, वही सी बैंड जो है यहां पर ये अल्टीमीटर जो है वो अपना बेसिकली डिस्टेंस को काउंट करने के लिए यूज करता है। जब दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरफेयर करेंगे तो ये दिक्कतें यहां पर देखने को मिलेगी। तो यही यहां पर इश्यू निकल कर आया जिसके बारे में बात की जा रही है कि 5G टेक्नोलॉजी आप लोग यूज तो कर रहे हैं, पर लेकिन ये जो 5G टेक्नोलॉजी है, ये जो अल्टीमीटर यहां पर यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा होती है 5G टेक्नोलॉजी की। 4G में अगर आप लोगों की जो स्पीड थी उसमें यहां पर 1 Gbps आप लोगों को देखने को मिल रही है फिलहाल के टाइम पर। ठीक है, अगर बात करेंगे गीगाबाइट्स की बात की जा रही है पर सेकंड, आज के दिन में 5G जब आएगा ना, ये 20 गुना स्पीड आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सोचे वहां पर कितनी हाई स्पीड है। अल्टीमीटर जो है वो यहां पर उसके साथ में फ्लक्चुएट हो जाता है और फिर यहां पर पता नहीं चल पाता है कि लैंड कैसे करना है, वो प्रॉपर डिस्टेंस नहीं बता पाएगा। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी फ्लाइट है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो यूएसए में फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं यहां पर इस पर्टिकुलर इशू की वजह से। तो ये काफी बड़ा इशू यहां पर देखने को मिल रहा है। 5G अगर आप लोग बात करें, जिसके बारे में हम लोग बात करें, ये ऐसा नहीं है एक ही दम आ गया रातों रातों। पहले 1G आप लोगों को देखने को मिला। 1G में एनालॉग वॉइस, ह्यूमन टू ह्यूमन अर्ली मोबाइल फोन जब यहां पर यूज किए, आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े मोबाइल फोन हुआ करते थे। मुझे अब भी याद है जब गांव में रहा करते थे, हमारे गांव में एक था भट्टे वगैरह चलाया करता था, काफी एक मतलब एक साहूकार टाइप का आदमी था, हालांकि बाद में चीजें काफी ज्यादा खराब हो गई थी उनकी। तो उनके द्वारा यहाँ पर अपना फोन था और वो छतों पर जाकर बातें करते थे। जो खेत में जाया करते हैं तो उनका बाहर था वहां पर बेसिकली जहाँ भट्टे वगैरह थे उनके, तो देखा करते। मैंने कहा वाओ देखो ये क्या कर रहे हैं ना, एक तरीके से डिफरेंट सा लगे। हम छोटे छोटे थे तो खेतों में जाया करते थे उस टाइम पर, तो चीजें देखने को मिलती थी। ठीक है, तो ये इस टाइम की है। तो यहाँ पर ये जब देखोगे आप लोग यहाँ पर, ये अब तक चले फिर यहाँ पर। ठीक है, हमारे देश में देखिए चीजें थोड़ी लेट आती हैं। आप लोगों ने देखा 4G भी, 5G एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पहली बार हमारे देश में आ गई। ठीक है, एक साथ में, वरना मान लीजिए यहाँ पर 1980s में यहाँ पर आई, तो हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 2000 के एयर फेयर में प्रॉपर वे में चीजें आनी स्टार्ट हुई हमारे देश के अंदर में। ठीक है, तो हमारे देश में चीजें लेट आई। जब लेट आई तो हमारे देश में लोगों ने भी लेट यूज करना स्टार्ट किया। 5G पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के साथ में हमारे देश में लॉन्च हो रही है। तो ये काफी एक प्रोग्रेसिव स्टेप आप लोग बोल सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में 2G आई यहाँ पर। तो 2G आई तो यहाँ पर डिजिटल वॉइस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली, जो कि आप लोगों ने यूज किया। और कुछ टेक्स्ट वगैरह भी आप लोग सेंड कर सकते थे, मैसेज यहाँ पर मैसेज वगैरह सेंड नहीं कर सकते थे, आवाज आ जाए तो वही बहुत बड़ी गनीमत की बात है। और यहाँ पर जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, फिर आप लोगों ने देखा होगा लोगों के घरों में लैंडलाइन कनेक्शन लगने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो लैंडलाइन कनेक्शन किसी के घर में था तो एक ऐसा माना जाता था कि हाँ यार ये ना एक ठीक इंसान है। हमारे गाँव में सबसे पहले जो लगा था वो प्रधान के घर में लगा था। ठीक है, तो वहां पर फोन आया करते थे कि आपका फोन आ रहा है जाकर सुन लो। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। और आज कहां बैठे हम लोग 3G और 4G के जमाने में बैठे हैं। आज के डेट में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जिसके पास में 2 या 3 फोन न हो। समझ रहे हैं आप लोग, आज के डेट में एक कंडीशन पर आप लोग आ गए, मतलब 2-2 फोन भी लोगों के घरों में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी घर में अगर 5 आदमी हैं तो एक्सपेक्ट करके चलो कि उनके पास में कम से कम 7 या 8 फोन जरूर होंगे। डबल तो नहीं हर एक के पास में, पर हाँ 7 से 8 फोन जरूर होंगे। आपका क्या मानना है इसके बारे में, यस या फिर नो? आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, आप लोग खुद देख लेना, आप लोगों के आसपास में चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। अभी जब 5G आने वाला है तो और फास्ट तरीके से चीजें आप लोगों को नजर आएंगी। तो जो मोबाइल ब्रॉडबैंड है यहाँ पर, ये हाई स्पीड डेटा एक्सेस होने लगे यहाँ पर। आज के डेट में आप लोग देखते हैं 3G में आप लोग कहीं कहीं मोबाइल फोन के साथ में आप लोगों को वीडियो कॉलिंग भी नजर आने लगी, और आगे और फास्ट बेटर तरीके से चीजें देखने को मिली। और आगे तो अभी यहाँ पर ड्रोन का जमाना आ रहा है और लार्ज स्केल पर चीजें आप लोगों को नजर आएंगी। और सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली कंज्यूमर बेस पर आप लोगों को चीजें आगे बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजें यहां पर निकल कर आई। तो जो यहां पर 5G का जो रोल आउट किया गया कि यूएसए जैसी कंट्री जो दुनिया को लीड करने का काम करती है, वहां पर ऐसी क्या दिक्कतें आ गई। तो जब ये इस तरीके से कंफ्यूजन होने लगा तो तब लगा कि यार इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए। तो उसके चलते जो कंसर्न निकल कर आया कि हाँ कैसे आप लोग को यूज करना है, तो इसके चलते ये माना जा रहा है कि आज के डेट में यूएसए के अंदर में जो 5G जो बैंडविड्थ है उसका जो सी बैंड है
ये लगभग 80 बिलियन का अब तक यहां पर ये लोगों को बेच चुके हैं, कंपनी को, यानी कि इतना लार्ज स्केल पर ये बेच चुके हैं। तो यहां पर अल्टीमीटर के अंदर अगर ये कंफ्यूजन होगा, जो कि 4.2 से लेकर 4.4 गीगाहर्ट्ज सी बैंड के अंदर में यहां पर काम करते हैं, तो इसकी वजह से जो दिक्कतें देखने को मिलती है, तो इसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों सी बैंड हो गए यहां पर, एक तरीके से मैंने बताया ना अभी यहां पर, तो कोई ना कोई बफर जोन क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे फ्रांस के अंदर बफर जोन क्रिएट किया गया कि ठीक है भाई, एयरपोर्ट के आसपास में सी बैंड जो यूज करने वाली कंपनी है वो इसको यूज नहीं करेगी, ताकि अल्टीमीटर जो है ढंग से काम करता रहे। या फिर कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए कि आप लोग अल्टीमीटर के अंदर ही कुछ ऐसा चेंज करोगे ताकि वहां पर कुछ और यूज करने लगे इसको छोड़कर। तो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी दिक्कत यहां पर ये देखने को मिलने वाली है। लैंड कराने में खासकर जब बात करते हैं तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आएगी। आगे बढ़ते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इसको मैं डिटेल में आप लोगों को डिस्कस करूंगा। और कैडर पॉलिसी के बारे में मैंने एक्स्ट्रा भी अलग से आप लोगों के लिए वीडियो डाल दी थी। ठीक है, तो फिर से मुझे नहीं लगता है टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है, ऑलरेडी आप लोगों को चीजें बता चुका हूं, तो बार बार 2 बार रिपीट कर चुका हूं उसको। एक दिन तो जब आप लोगों को पिक्चर नहीं देखने को मिली थी, ओनली वॉइस देखने को मिल रही थी, उस दिन भी मैंने डिटेल में पढ़ाया था, फिर अलग से वीडियो कट करके डाल दिया, और कल भी आप लोगों को मैंने बताया। ठीक है, तो लास्ट वाले दिन मतलब मैंने आप लोगों को बताया, तो इसलिए रिविजन थोड़ा सा कर लीजिएगा इसको, ऐसा नहीं कि फिर से वही डिस्कस करूंगा तो बहुत सारी चीजें और नहीं आप लोगों की छूट जाएंगी। ठीक है, ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, ये काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को आर्टिकल लगेगा, अच्छे से सुनिएगा। एक बार चीजें समझ में आ जाती है तो माइंड में कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। फिर कोई भी टॉपिक होगा उसके बारे में, चाहे लिखना हो, चाहे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो, या फिर आप लोगों को इंटरव्यू में किसी को आंसर देना हो, तो आसानी रहती है। इसीलिए कहता हूं कि कभी भी चीजों को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप लोगों को फोकस देनी है, और वही जरूरी है। ठीक है, तो रटना जो है तोता नहीं बनना है, एक इंसान बनना है। ठीक है, बात करेंगे हुआ क्या। अभी महाराष्ट्र के अंदर 12 एमएलए थे, जिनको अभी यहां पर क्या हुआ, वो कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट में पहुंचे तो उनके कोर्ट में पहुंचकर उनके द्वारा बोला गया कि भाई साहब 1 साल हो गया हमको सस्पेंड कर रखा है महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर में, और ये सस्पेंशन जो है 1 साल से ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि यहां पर एक तरह सस्पेंड जो किया गया था, इनके द्वारा मिसबिहेवियर किया गया था जब यहां पर डेटा को डिस्क्लोज करने की बात की थी ओबीसी को लेकर, तो उसके चलते यहां पर स्पीकर ने इनको सस्पेंड कर दिया। तो यहां पर ये अपने इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में पहुंच गए और बोले कि क्या यहां पर ये सस्पेंशन जो है वो सही है। रीजन क्या है, रीजन ये कि ये राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ में चला गया। अब आप लोग यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, मुद्दा क्या है पूरा आप लोग अच्छे से समझिएगा। यहां पर आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं हमारी कंट्री में एक प्रोविजन है। प्रोविजन क्या है, अगर कोई पर्टिकुलर सीट जो है वहां पर किसी पर्टिकुलर एमएलए या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद विधायक की डेथ हो जाती है, तो सीट अगर 6 महीने तक खाली रहती है तो मैक्सिमम 6 महीने तक खाली रख सकते हैं उसको, उसके बाद में वहां पर आप लोगों को इलेक्शन कंडक्ट कराने ही कराने पड़ेंगे। तो यहां पर इसलिए यहां पर बोला गया कि 1 साल से यहां पर जो सीट खाली चल रही है 12 सीटें, यहां पर ये जो मेंबर जो हैं वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तैयारी तो बिल्कुल गलत बात होगी। यहां पर इस तरीके से आप लोग कैसे कर सकते हो कि इतने लंबे समय तक आप लोग सीट को खाली रख सकते हो, वरनी का मतलब तो ये हो गया कि यहां पर फिर से इलेक्शन हो जाने चाहिए। अब तक आप लोगों ने इनको सस्पेंड कर रखा है। नॉर्मली 3 सेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, एक हो गया बजट सेशन, दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा मॉनसून सेशन, और तीसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा विंटर सेशन। तो अगर इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं तो पूरा मुद्दा यहां पर ये निकल के आता है कि आज की डेट में ये जो सेशन है, यहां पर मान लीजिए एक सेशन में किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, उसको आप लोग सस्पेंड कर दो, पर लेकिन अगले सेशन में तो उसको अलाउ करो। आप लोग अगले सेशन में भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, अगले सेशन में भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से तो जहां से ये जीत कर आए हैं उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है असेंबली के अंदर में। यानी कि मान लीजिए आप लोग ये एरिया से कोई विधायक साहब जो हैं वो जीत कर गए, अब वो सस्पेंड किए कर उनको बाहर बैठा रखा है, अब आप लोगों की तो रिप्रेजेंटेशन वहां पर है ही नहीं है, आप लोगों का मुद्दा कोई उठाएगा ही नहीं वहां पर, तो ये इनडायरेक्ट वे में लोगों के साथ में जाती होगी। तो यहां पर यही मुद्दा जो था कोर्ट में पहुंचा, तो उसके चलते यहां पर जवाब तलब हुआ, तो उसके चलते यहां पर ये पूरा इशू निकल कर आया। तो इशू को समझते हैं पूरा, उसके बाद में सारी क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में आएगी। क्या है मुद्दा, अभी यहां पर जब ये मुद्दा निकल कर आया तो बोला ये रूल 53 है महाराष्ट्र असेंबली के अंदर में, इसके चलते यहां पर रिफ्यूज कर दिया गया बेसिकली। तो यहां पर एक तरीके से यहां पर जो सस्पेंड कर रखा है, तो बोला गया कि स्पीकर में डायरेक्ट एनी मेंबर जो रिफ्यूज करे उनकी ओबे या डिस्कशन को फॉलो करने से, तो डायरेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें तो एक तरीके से यहां पर असेंबली के अंदर जो है अभी ये दिक्कत देखने को मिली कि नॉर्मली जो इंसान है, अगर आज के में स्पीकर जो होता है वो क्या रहता है, उसी पॉलिटिकल पार्टी का रहता है जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वहां पावर में रहती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो पावर वाले रहते हैं वो क्या करते हैं, कई बार ऐसे स्टेप उठाने की कोशिश यहां पर करते हैं। तो माना यह जाता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन को अगर आप लोग यहां पर सस्पेंड कर रहे हो तो एक सेशन से ज्यादा आप लोगों को सस्पेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई अगर एब्सेंट भी है यहां पर तो ये रहता है कि इससे ज्यादा एब्सेंट नहीं रखना है, इसके लिए आप लोगों को प्रोविजन ऑलरेडी पता है। तो यहां पर आर्ग्यूमेंट क्या आया, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो ये बोला गया कि आप लोग जो है ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के लिए यहां पर गलत हो रहा है जिनके द्वारा उनको चुनकर भेजा गया है। तो यहां पर महाराष्ट्र असेंबली के द्वारा क्या बोला गया, जब सुप्रीम कोर्ट तो आसानी से बातें कर रहा था, भाई साहब ऐसा कर लेते हैं, तो यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि आर्टिकल 212 पढ़ो सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 212 में,
इसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट जो है वो डू नॉट हैव द जुडिक्शन टू इंक्वायर, एक तरीके से कोर्ट इसमें आ ही नहीं सकता है, ठीक है, जो प्रोसीडिंग चल रही है लेजिस्लेचर की। तो ये बात बोलेगी असेंबली ने, यानी कि असेंबली जो है वो कोर्ट को सिखा रही है कि एक तरीके से आप लोग संविधान को जाकर खोलो तो आप लोग की आंखें खुल जाएंगी, और आंखें खुलकर आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग जो है इसके अंदर इंटरफेयर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग इसको बेसिकली कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, तो इनके द्वारा बोला गया कि आप लोगों को यहां पर पावर दे ही नहीं रखी है ये काम करने की, तो इसलिए आप जो है इस मुद्दे से दूर ही रहो, ये हमारे घर का मामला है, हम लोग इसको अपने आप सुलझा लेंगे। तो ये बातें बोलेगी यहां पर बेसिकली महाराष्ट्र की असेंबली के द्वारा ये रिप्लाई किया गया, और बोला गया अगर ये आर्टिकल भी आप लोगों को समझ में नहीं आता, मतलब सुप्रीम कोर्ट को सुना रहे हैं ये सारी बातें, सुन रहे हो आप लोग आप लोग आगे देखना अभी। तो यहां पर फिर एक और आर्टिकल आया कि आर्टिकल 194 जो है वो ऑन द पावर ऑफ प्रिविलेज, जो हाउसेज होते हैं उसके बेस पर भी यहां पर मेंबर अगर कोई हरकतें करता है तो यहां पर इसके अंदर भी यहां पर उसको डिनाई किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर रूल 53 यहां पर ये बोलता है, इनके द्वारा ये बोला गया। अब भाई साहब सुप्रीम कोर्ट बोला कि हमको सुना रही है तो संविधान हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको संविधान समझा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर अड़े हाथों ले लिया। अब क्या हुआ, जब यहां पर आर्ग्यूमेंट जो असेंबली ने दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसे हो वैसे के वैसे रहो वरना सुधार दे जाओगे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आज की डेट में आप लोग क्या कर रहे हो, 12 जो मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी कि जो विधायक हैं उनको आप लोगों ने बाहर बैठा के रख रखा है, वो भी 1 साल के लिए। तो यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर जो है आप लोगों ने उसी का हनन कर दिया, क्योंकि इतने लंबे समय तक आप लोग इसको सस्पेंड करके कैसे रख सकते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है इतने लंबे समय तक सस्पेंड रहता है, 6 महीने के अंदर तो इलेक्शन कंडक्ट करा देते हो किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे खाली पड़ी है, और आप लोग इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में बोला गया कि आर्टिकल 194 क्या बोलता है कि इफ बोलता है कि फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज, ठीक है, कोई 60 डेज के लिए यहां पर अगर बात करें, यहां पर आप लोगों ने देखा होगा एब्सेंट रहता है तो डिक्लेयर कर देता है सीट को खाली, और आप लोग यहां पर 1 साल की बातें कर रहे हो, समझ रहे हैं आप लोग यहां पर क्या कंडीशन चल रही है यहां पर। तो यानी कि अगर कोई मर जाए उसकी जगह आप लोगों को इलेक्शन कराने होते हैं 6 महीने के अंदर, और कोई 60 डेज यानी कि 60 दिन तक अगर कोई अपना उस पर जा नहीं रहा है तो उसकी सीट को खाली मान लेते हैं, और आप लोग यहां पर 365 दिन यहां पर चले गए उनकी जिंदगी के, और आप लोग यहां पर कह रहे हो कि यहां पर ये आप लोग अपने हिसाब से एंजॉय करोगे इसको। तो भाई साहब सुधर जाओ, ये फालतू में संविधान हमको मत पढ़ाओ। पहला 60 डेज का हो गया। दूसरा बोला कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, खुद जो कि आप लोगों का खुद का एक्ट है, जो कि आप आज के दिन जो आप लोगों को देखने को मिलता है इलेक्शन के लिए। तो 1951 जो है वो क्या बोलता है कि बाई इलेक्शन कंडक्ट करा देने आप लोगों को अगर 6 महीने से ज्यादा है कोई पोस्ट खाली रह चुकी है, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखना है। तो यहां पर इस तरीके से इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग इंसान को इतने लंबे समय तक सस्पेंड करके रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां पर कौन रिप्रेजेंट करेगा पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, ये तो बता दो। उनके लोगों की क्या गलती है इसमें, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने हरकतें की हैं जो भी की हैं, तो आप लोग लोगों को सजा दे रहे हो इनडायरेक्ट वे में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के। तो ये बिल्कुल गलत बात है। एक सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया समझ में आता है, पूरी साल के लिए सस्पेंड कर रहे हो यार, ये किसने सिखाया आप लोगों को। तो फिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने अड़े हाथों सारी क्लास ली, वहां पर कुछ सारे रूल उनको समझाए कि ऐसा है, ऐसे ये रूल ऐसा है और ये रूल ऐसा है और ये आर्टिकल ऐसा है, सुधर जाओ और उनके सस्पेंशन को जो है वो कैंसिल करो। ये बेसिक स्ट्रक्चर का भी हनन हो रहा है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर में चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिल जाती हैं। देखिए आप लोग बोलेंगे बेसिक स्ट्रक्चर का क्या कॉन्सेप्ट है। हमारी कंट्री में केशवानंद भारती का केस आया था 1973 में, ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था इसको याद रखिएगा, टाइगर केस क्योंकि हमारी कंट्री में जो टाइगर के बारे में आप लोग एक तरीके से हमारी कंट्री में जो एक पर्टिकुलर मूवमेंट चलाया गया था टाइगर को सेव करने के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर जिसको आप लोग बोलते हैं, वो भी 1973 में ही चलाया गया था। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम की एक चीज होगी जो कि यहां पर कुछ भी चेंज कर सकती है पार्लियामेंट पूरे संविधान के अंदर, पर लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगी। और ये बोला गया कोर्ट के द्वारा पार्लियामेंट को, ठीक है। पार्लियामेंट ने बोला अब ये तो बता दो कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है ताकि हम लोग उसको फॉलो कर लें। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कल्टी मार दी, बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग खुद डिसाइड करेंगे केस टू केस, जब हमारे पास में केस आएगा। ऐसा कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि ये आप लोग की बेसिक स्ट्रक्चर होगी। यानी कि एक तो बोल दिया कि पूरा संविधान कहीं से भी चेंज कर लो, आप लोग इंडिपेंडेंट हो। दूसरा ये बोल दिया कि इंडिपेंडेंट हो पर लेकिन आप लोग की इंडिपेंडेंसी जो है हम लोग डिसाइड करेंगे, समझ रहे हो कि यानी कि घुमाकर कान पकड़ लिया एक तरीके से, उनको पहले तो खुश कर दिया कि हाँ वाओ यार हमारे पास में तो पावर हो गई, पूरे संविधान में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। दूसरे ही पल में ये बोल दिया कि जो भी चेंज करोगे वो हम डिसाइड करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से या फिर नहीं है। तो इसलिए जुडिशरी जो है वो एक पावरफुल जुडिशरी है हमारे देश के अंदर में। नॉर्मली ऐसी जुडिशरी आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है, तो हमारी जुडिशरी की पावर जो है वो नेक्स्ट लेवल पर आप लोगों को यहां पर नजर आएगी, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में, ओके। एक और आर्टिकल आ रखा है गोवा के बारे में, और मनोहर पारिकर जी के जो बेटे हैं उनको लेकर भी इशू बना हुआ है। और गोवा के जो कैंडिडेट है कांग्रेस के, काफी बड़ी बात बोलेगी, मुझे जो पर्सनली अच्छी भी लगी। देखिए नॉर्मली होता क्या है, इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद में आप लोगों ने मतलब इलेक्शन के टाइम पर आप लोगों ने वोट डाली कोई ए पर्सन को कि यार हम चाहते हैं हमारे एरिया का जो विधायक या फिर सांसद ये इंसान हो।
पता चला इलेक्शन के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन को वोट दी, उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दी, उस पॉलिटिकल पार्टी के चिन्ह पर आप लोगों ने वोट दी। अब हुआ क्या, जैसे इलेक्शन हो गए, ये भाई साहब क्या किया, अपनी कल्टी मार गए छोड़कर। जैसे कि एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कई जगह कई सारे एमएलए जो हैं वो छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर मिल जाते हैं, पैसा मिल रहा है, आराम से एंजॉय किए, तो वहां पर पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में छोड़कर चले गए। तो जीता है तो आप लोगों ने है उनको, पर फायदा कौन उठा रहा है, फायदा उठा रहे हैं, अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, आप लोगों का विश्वास तोड़ रहे हैं एक तरीके से। तो ये इशू यहां पर देखने को मिलता है। तो अभी कांग्रेस के द्वारा ये एक अच्छी बात है, मुझे लगता है सबको यहां पर ये ऐसी ओथ लेनी चाहिए। ये कैंडिडेट जो है उनके द्वारा बोला गया है, कांग्रेस के कैंडिडेट के द्वारा कि लॉयल्टी ओथ ले रहे हैं कि क्यों क्विट नहीं करेंगे पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर जो इलेक्शन मान लिया कल को इलेक्शन होने के बाद में हार जाते हैं तो भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्विट नहीं करेंगे, ये इनकी पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है और ये जीत कर आ जाते हैं, तो कुछ भी ऐसा इश्यू देखने को मिले तो ये अच्छी बात लगी। सबको ऐसा होना चाहिए क्योंकि जिसने जिसको वोट दिया है जहां पर जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए वो वहां पर मेंटेन रहना चाहिए। आप लोग की क्या राय इसके बारे में, यस या फिर नो, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गोवा के लिबरेशन के बारे में यहां पर बात करेंगे। गोवा को लिबरलाइज कराया गया, हमारा देश आजाद हो गया था पहले ही, पर लेकिन आगे चलकर गोवा को हम लोगों ने आजाद कराया। एक पर्टिकुलर ऑपरेशन चला जिसके बाद में आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिली। और जब से आजाद हुआ उसके बाद में जब गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हुई 1963 में गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हुई, अब तक 13 गवर्नमेंट ऐसी बन चुकी है जो कि यहाँ पर कोएलिशन की है, यानी कि पूर्ण गठबंधन, पूर्ण यहाँ पर पूर्ण ऐसी कंप्लीट मेजोरिटी के साथ में पावर नहीं बनी, गठबंधन की गवर्नमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। गोवा जो है हमारी कंट्री में, अगर आप लोग मैप देख पा रहे होंगे तो आप लोगों को यहाँ पर गोवा देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिकली गोवा जो है यहाँ पर ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो अरेबियन सी की साइड में आप लोग यहाँ पर वेस्टर्न घाट में ये राज्य नजर आएगा। ठीक है, आगे चलकर इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया 1987 में। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिला। और गोवा जो है आज के दिन में किससे पूछ लो कहाँ घूमने कहीं जाना है तो गोवा बीच उनको याद आता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि गोवा बीच पर एक तरीके कई सारे गाने भी बन चुके हैं। तो ये जो गोवा है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, अभी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। गोवा जो है नॉर्मली आप लोगों को यहाँ पर डिवाइडेड देखने को मिलता है, एक को बोलते हैं नॉर्थ गोवा और एक को बोलते हैं सदर्न गोवा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्दर्न और सदर्न गोवा। तो यहाँ पर गोवा के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आज की डेट में अगर गोवा के बारे में बात करें तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इलेक्शन होने वाला है, पर प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे और कैपिटल जो है पणजी तो आप लोगों को नजर आती है। कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। रिसेंटली अगर बात करें यहाँ पर जो चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, हमारी कंट्री की आर्मी के द्वारा भी यहाँ पर डायमंड जुबली सेलिब्रेट की गई थी यहाँ पर गोवा के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बात करें गोवा लिबरेशन डे तो था 19 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया था, पर लेकिन इतनी आसान नहीं था यहाँ पर क्योंकि जो गोवा है वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या फिर किसी और पावर के द्वारा रूल किया जाता था और वह है पुर्तगाली यही है। हमारे देश में सबसे पहले कौन आया था, वो वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा कहाँ का था, वो पुर्तगाल का ही था। तो यानी कि गोवा जो है वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर रूल किया गया। तो यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा गोवा को फ्री कराया गया 1961 में। कहां से, यहाँ पर लगभग 450 साल का रूल किया गया पुर्तगालीज के द्वारा। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी कंट्री, अगर हम लोग बोलते हैं हमारी कंट्री के ऊपर 200 साल तक रूल किया गया। ठीक है, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, पर लेकिन गोवा पर लगभग 450 साल तक रूल किया गया पुर्तगालीज के द्वारा। तो पुर्तगालीज कॉलोनी बन गई यहाँ पर गोवा। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं आप लोग। तो नियरली अगर बात करें 1510 के करीब यहाँ पर जो थे यहाँ पर एक तरीके से जो यहाँ पर इनके द्वारा रूल करना स्टार्ट किया गया। आगे चलकर अंग्रेजों के द्वारा भी कोशिश की गई, पर लेकिन अंग्रेज जो है यहाँ पर इसको अपने कंट्रोल में नहीं ले पाए, तो ये पुर्तगाल की ही कॉलोनी बनकर यहाँ पर ले गई। पुर्तगाली जो थे यहाँ पर, पुर्तगाल जो था वो कुछ एरिया में था, जैसे कि गोवा, दमन एंड दीव, दादर और नगर हवेली हो गया। ठीक है, इसी के साथ में अजीदेव यहाँ पर आइलैंड जो गोवा का ही पार्ट है, तो ये यहाँ पर बेसिकली रूल किया करते थे पुर्तगाल। तो यहाँ पर ये इंपोर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं कहाँ पर आइलैंड है, गोवा का पार्ट है ये। ठीक है, हमारा देश आजाद हो गया 1947 में, पर लेकिन यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं हुई। गोवा लिबरेशन के लिए यहाँ पर प्रॉपर एक स्टेप उठाना पड़ा, प्रॉपर यहाँ पर एक नहीं एक पूरा एक माहौल बना देश के अंदर में कि हाँ गोवा को लिबरेट कराना है। और 1940 से लेकर 1960 तक यहाँ पर ये पीक पर पहुंच गया कि हाँ अब तो आजाद कराना ही कराना है। और फिर यहाँ पर ऑपरेशन विजय चलाया गया 1961 में। तो जो ऑपरेशन विजय चलाया गया 1961 में, तो यहाँ पर हमारी कंट्री की इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपना कंट्रोल लिया गया और फिर यहाँ पर चीजें जो है वो नॉर्मल हुई। पर लेकिन स्टार्टिंग में ही यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये पूरा राज्य बन गया था, राज्य बना फिर 30 मई 1987 को जाकर। ठीक है, तो ये फिर इसको राज्य बनाया गया अलग से। बेसिकली यहाँ पर दमन एंड दीव जो है वो यूनियन टेरिटरी ही रह गई, पर लेकिन गोवा को यहाँ पर राज्य बना दिया गया। तो यहाँ पर गोवा जो है वो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही राज्य है, तो 1987 में यहाँ पर गोवा जो है वो राज्य बना। हमारे देश में लेटेस्ट राज्य अभी कौन सा बना है, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर। चलिए वो तो आप लोग बता देंगे, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना से पहले हमारे देश में बताइए कि उससे पहले यहाँ पर कौन सा लेटेस्ट राज्य बना था, ये कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो इसके बारे में आप लोग बताएगा। 30 जो मई है यहाँ पर वो सेलिब्रेट की जाती है स्टेटहुड डे के रूप में गोवा के। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए।
तो ये काफी यहाँ पर खासकर बात करें कि देखिए दोनों है। लिबरेशन के बारे में बात करें तो 19 दिसंबर हो गया, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर बेसिकली स्टेटहुड के बारे में कि एक राज्य बना था तो 30 मई है। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि पहले ये यूनियन टेरिटरी बना, उसके बाद में राज्य बना। हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर इकलौता ऐसा राज्य है जो कि राज्य से यूनियन टेरिटरी बन गया, वरना आज तक यूनियन टेरिटरी से राज्य बने। इसलिए बात की जाती है बार बार कि ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नॉर्मली देखा भी होगा। ओके, आगे चलते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा को आप लोगों को देखने को मिलेगा, लोकेशन के बारे में बात करें तो कोंकण साइड में, यानी कि आप लोगों को बेसिकली जो ये जो यहाँ पर जो ये अरेबियन सी साइड में जो वेस्टर्न घाट है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। पणजी कैपिटल होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी है। कोंकणी जो है ये इंपॉर्टेंट है काफी, जो आप लोगों से पूछ भी ली जाती है कि हमारे संविधान के अंदर 8वें शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज है उसमें से एक आप लोग कोंकणी देखने को मिलेगी। और यहां पर इसको ऐड किया गया था किसके साथ में, मणिपुरी और नेपाली के साथ में। ये 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, यानी कि हमारे संविधान में संशोधन किया गया था 1992 में, 1992 में 71वां संशोधन किया गया था। तो उसमें यहां पर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था, ठीक है। तो यहां पर आप लोग इसको याद रखिएगा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया। तो यहां पर ये 3 लैंग्वेज और यहां पर ऐड हुई, ठीक है। बॉर्डर महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ में टच करते हैं, और एक साइड में आप लोगों को यहां पर बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। वैसे इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों का रिवीजन भी यहां पर हो जाएगा। 8वें शेड्यूल के अंदर जब आप लोग जाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली यहां पर लैंग्वेज के बारे में। तो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक यहां पर ये याद रखिएगा, यहां पर कहां है ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बेसिकली आप लोगों को 7वें पार्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है, 7वें पार्ट में और 8वें शेड्यूल में। ओके, तो टोटल मिलाकर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, ठीक है। तो ये टोटल स्टार्टिंग से क्या ऐसी की ऐसी 22 लैंग्वेज थी? नहीं, स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेज थी। यहाँ पर 14 लैंग्वेज थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं। फिर चेंज कहां पर हुआ? चेंज हुआ जब सिंधी को ऐड किया गया यहाँ पर 21वां संविधान में संशोधन किया गया 1967 में, इसको ऐड किया गया। फिर कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली ऐड की गई यहाँ पर 71 आप लोगों को अमेंडमेंट यहाँ पर देखने को मिला 1992 में, ठीक है, जो कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया। इसके बाद में भी फिर कुछ ऐड किया, जी हाँ बिल्कुल ऐड किया, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। ये 19 यहाँ पर 2003 में जो 92 सेकंड अमेंडमेंट किया गया, याद रखिएगा जो यहाँ पर ये 1992 में 71वां था और 92वां था, यहाँ पर 92वां यहाँ से कनेक्ट करके याद रखना, ठीक है, 2003 में जिसको यहाँ पर चेंज किया गया। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं, तो इनको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो कोंकणी कब ऐड की गई ये मैंने आप लोगों को बता दिया, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में एक और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की हाईएस्ट जो पॉइंट है गोवा के अंदर में ये कौन सा है, तो याद रखिएगा सोनसोगोर, ये हाईएस्ट पॉइंट है। और यहाँ पर गोवा की जो रिवर है, और कोई याद रखो या ना रखो पर लेकिन यहाँ पर मांडोवी, ठीक है, जिसको मादई रिवर के नाम से भी जानते हैं, और इसको गोवा की लाइफलाइन बोलते हैं, ये याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर जुरिक देखने को मिलेगी, तेरेकोल देखने को मिलेगी, चापोरा, ठीक है, इसी के साथ में गालिका बाग। तो ये कई सारी और भी हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखिए या ना रखिए, पर लेकिन इसके बारे में जरूर याद रखिएगा, जिसका नाम है मांडोवी, ठीक है, या फिर मादई रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गोवा जो है यहाँ पर एक तरीके से वो लेटराइट सोइल आप लोगों को देखने को मिलती है। ज्योग्राफी के अंदर एनसीईआरटी के अंदर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखे हैं चैप्टर, ठीक है, तो इनको जाकर आप लोग देखेगा। बाकी कई सारी जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसी के साथ में नेशनल पार्क है, जैसे सलीम अली बर्ड सेंचुरी, तो यहाँ पर ये बर्डमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है, तो इनके नाम पर बर्ड सेंचुरी है। इसी के साथ में महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, नेत्रावाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसी के साथ में भगवान महावीर ये सेंचुरी देखने को मिलेगी, और मोलम नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारी गोवा के अंदर है, ठीक है। तो गोवा जो है एक काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है अगर देखा जाए तो। यहाँ पर हिस्टोरिकल भी इसका इंपॉर्टेंस है, और अभी इलेक्शन हो रहा है उसकी वजह से भी यहाँ पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ रही है। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में कुछ बातें हैं जो शेयर करनी चाहिए, तो आप लोग चीजों को अच्छे से माइंड में क्लियर करके चल पाओगे। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताएगा, आगे आने वाले टाइम में फिर उसको भी हम लोग दूर कर लेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था काफी डिटेल में शाम को जो वीडियो आती है 8:30 बजे, तो थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा अगर आप लोगों ने वो सुन रखी है उसका। और बाकी एक बार बता देता हूं, हुआ क्या, अभी ये पता चला कि हमारे देश में जो चाइनीज व्यापार है वो और ज्यादा बढ़ गया यहाँ पर। यानी कि माना तो ये जा रहा था कि चाइनीज व्यापार को हम लोग कम करेंगे, पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चाइनीज व्यापार जो है वो और ज्यादा आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आया। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने चाइना से आज के दिन में खरीद कर लेकर आ रहे हैं अपने देश में, तो इसके चलते चाइना का जो व्यापार है वो और यहाँ पर दिन रात जो चौगुना बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये मुद्दा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चाइना का जो व्यापार है नॉर्मली आप लोगों को ये लगना चाहिए था यार ये तो कम होना चाहिए था, पर लेकिन ये बढ़ता हुआ कैसे नजर आ रहा है। तो उसी के चलते कई सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड भी कर पाओगे, ठीक है। तो एक एक कर समझना। देखिए पॉइंट जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, कई बार आप लोगों को आंसर राइटिंग लिखने के लिए आ गया, ठीक है,
तो अगर अच्छे से आप लोग चीजों को समझ रहे हैं तो आप लोग आंसर राइटिंग भी अपनी कर पाएंगे। तो इस तरीके से ढंग से उसको सुना कीजिए ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले। सारी चीजें बताऊंगा क्योंकि काफी लंबे समय से इंडिया और चाइना के बीच में झड़प चल रही है। आप लोगों को याद होगा दुनिया भर के चाइनीज ऐप हम लोगों ने बैन किए, 5G टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने इनको इंटरफेयर करने से रोक दिया। इसी के साथ में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है उसके लिए हमारे देश में खुद से काम किया जा रहा है, ठीक है। कई सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हम लोगों ने बोल दिया हमारे पड़ोसी देश पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो आप लोग समझ सकते हैं। पर फिर भी आज की डेट में कई सारे इश्यूज आप लोगों को चाइना को लेकर देखने को मिलेंगे। अभी हुआ क्या, यहां पर अभी जब डेटा निकल कर आया इंडिया और चाइना के ट्रेड का, तो ये पता चला लगभग यहां पर अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखोगे तो 125 बिलियन के करीब हमारा व्यापार है इंडिया और चाइना का। 125 बिलियन के करीब व्यापार है, पर लेकिन मैक्सिमम जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं लगभग 100 बिलियन के करीब, यानी कि चाइना से माल खरीद कर लेकर आ रहे हैं और चाइना की झोली में अपना पैसा डाल रहे हैं जाकर। तो जब यहां पर ये डेटा निकल कर आया तो यहां पर कई सारी जो इश्यूज सामने निकल कर आए, बोला गया क्या ये सही है, यहां पर इतना सारा हम लोग इनसे खरीद कर लेकर आ रहे हैं और बेच इनको कुछ रह नहीं रहे, तो ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जब हम लोग सामान बेचते हैं और खरीदते कम है तो उसको आप लोग ट्रेड डेफिसिट बोलते हो। तो ये ह्यूज ट्रेड डेफिसिट यहां पर देखने को मिला जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है, ये बातें निकल कर आई। तो अगर इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो दिक्कतें देखने को मिलेगी, क्योंकि आज के में जितना सामान हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं तो यहां पर इससे चलते हम लोग अगर बात करेंगे, हम लोग उनको पैसा दे रहे हैं अपनी कंट्री का, तो जरूरी है कि इसके ऊपर काम किया जाए। अब आप लोग बोलोगे क्या क्या खरीद कर लेकर आ रहे हैं, तो पहले इंडिया बिगेस्ट इंपोर्ट क्या करता है चाइना से, अगर आप लोग बात करें, ठीक है। खरीदते क्या है, सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा हम लोग जो खरीदते हैं वो इलेक्ट्रिक सामान खरीदते हैं चाइना से, ठीक है। इसी के साथ में कई सारी मशीनरी हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं चाइना से। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी ज्यादा बढ़ गया काफी ज्यादा, वो है एपीआई, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये क्या होता है, जब दवाइयां बनाते हैं ना आप लोग, दवाइयों में जो भी चीजें यूज की जाती हैं वो यहां पर इनको एपीआईज बोलते हैं। इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फिलहाल के टाइम पर, कोरोना के टाइम पर काफी सारी चीजें जैसे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो गया, ये काफी लार्ज स्केल पर खरीदे। इसी के साथ में PPE हो गया, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आप लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये काफी लार्ज स्केल पर हमारे इनसे खरीदे गए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग खरीद रहे हैं, चलो समझ में एक बार आता है, पर लेकिन जब हम लोग बेच रहे हैं ना उसको देखकर आप लोगों को सदमा लग जाएगा। हम लोग इनको बेचते क्या है चाइना को, वो आप लोग देखेंगे यहां पर हम लोग इनको बेचते हैं आयरन ओर। आयरन ओर का मतलब कच्चा लोहा, और फिर वो उसको पकाते हैं और फिर अपना काम करते हैं। हम लोग यहां पर बेचते हैं वो कॉटन यानी कपास, ये कपास लेकर जाते हैं कपड़े बनाकर फिर बेचते हैं, ठीक है। हम लोग इनको रॉ मटेरियल बेच रहे हैं बेसिकली, एक तरीके से बोला जाए तो। जैसे कि अंग्रेजों के टाइम पर क्या होता था, हमारे देश में से रॉ मटेरियल निकाल के ले जाते थे वो अपने देश में। अंग्रेजों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ना हिस्ट्री में, तो क्या करते थे अंग्रेज, हमारे देश से रॉ मटेरियल लेते थे ना निकाल के, वही काम हम लोग खुद कर रहे हैं आज के डेट में और खुशी खुशी कर रहे हैं कि हाँ हमारा एक्सपोर्ट है ये। तो ये ऐसा एक्सपोर्ट है, तो इसको कम करने की बात की जा रही है। कल को चलकर ये सारा रॉ मटेरियल जा रहा है वहां पर, वो मैन्युफैक्चरिंग सामान बना कर ला रहे हैं, और ऊपर से हमारी ही कंट्री में हमारे साथ में उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। आप लोगों ने लद्दाख वाले रीजन में देखा ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर क्या हरकतें कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया के नाम चेंज करके रख दिए इन्होंने। तो इसलिए बोला गया कि इसको थोड़ा सा देखकर समझना पड़ेगा। तो जो अभी यहां पर ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है दोनों कंट्री के जो यहां पर बीच में, खासकर अगर बात करें ये हमारी कंट्री का बेसिकली ट्रेड डेफिसिट है, बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग खरीद कर जो सामान ला रहे हैं ये अभी इतना ज्यादा बढ़ गया कि हम लोग को अब इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो चाइना को अगर टैकल भी करना है तो चाइना कल को हमारे साथ में खेले ना, तो इसलिए हम लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अगर चाइना इसी तरीके से खेलता रहा तो फिर कैसे काम चलेगा, तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो इशू यहां पर ये निकल के आ रहा है कि अंडरस्टैंड करने वाली बात यहां पर यह है कि हम लोग को अपने हिसाब से चीजों को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अपने देश में डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो फिर चीजें ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके लिए हम लोग को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हम लोग इसके ऊपर काम करें अच्छे से और इन इश्यूज को यहां पर निकालें, वरना ऐसी चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आएगी और ऐसे ही इश्यूज आप लोग यहां पर देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बताई गई हैं। तो चाइना के बारे में, तो चाइनीज माल से बचें, जितना ज्यादा बच सकते हैं। अपने देश को अगर फायदा पहुंचाना है तो हम पर्सनल लेवल पर भी कई सारे ऐसे काम कर सकते हैं। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक और यहां पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर निकल कर आ रहा है वो यहां पर क्या है, एक तो बैन करने की बात की जा रही है यहां पर, जो पॉलिटिकल जो बेसिकली रैलीज है बड़ी बड़ी जिनमें ज्यादा लोग आते हैं, ठीक है। तो बात की है मीटिंग अप टू द 500, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में यहां पर ये की जा रही है, बाकी देखते हैं कोविड-19 के चलते इशू निकल कर आ रहे हैं तो क्या सोल्यूशन निकलते हैं। मुंबई के अंदर फिर से यहां पर आग देखने को मिली जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई, 6 लोगों की, और लगभग इंजर्ड हो गए। तो यार जब भी कभी आग लगने के बारे में बात निकल कर आए ना, तो ये जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों का टॉपिक कवर हो जाता है। कई बार हॉस्पिटल्स के अंदर आग लग चुकी है तो उसी के बारे में आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो नॉर्मली अगर बात करें, जब एनसीआरबी के बारे में, नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो, ये डेटा प्रस्तुत करता है तो दुनिया भर के लोगों की जान जाती है। और नॉर्मली यहां पर कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर अलग अलग देखने को मिलेगी। ज्यादातर जो आग लगती है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर,
कि कभी गैस सिलेंडर फट गया, वो सब चीजें हो गई, या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर देखने को मिल जाती है। तो ऐसे इश्यूज निकल के आते हैं। तो नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा डेटा बताया जाता है। तो ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी कोविड-19 के चलते आप लोगों को पता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की काफी जरूरत पड़ी। तो जहां पर ऑक्सीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन में होगा वहां पर ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो लीडिंग कॉज क्या रहता है? या तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया, ऑक्सीजन के इक्विपमेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चीजें देखने को मिलती है। आईयूसी में क्यों आग लगती है? यहाँ पर जिसको इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं, आईसीयू में, उसमें ये लगती है क्योंकि वहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आईयूसी नहीं, आईसीयू, ठीक है, आई विल सी यू, ओके, आईसीयू। तो यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन इतनी ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में अगर जरा सा भी कहीं पर कुछ भी चिंगारी लगी तो वहां पर आग लगने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोविजन है हमारे देश में, अगर बात करें, याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी प्रोविजन दे रखे हैं। म्युनिसिपैलिटी के अंदर अगर बात करें कैसे फंक्शन करना है, तो यहाँ पर 12वें शेड्यूल के अंदर ये बातें रखी हुई हैं। आर्टिकल 243 के अंदर में 243 का जो डब्ल्यू है ये सारा स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो पता है ना, कल को आग लग जाती है तो यहाँ पर तो स्टेट लिस्ट में आता है, ना सेंटर में ना कॉन्करेंट लिस्ट में, कि आप लोगों को इसको टैकल करना है। मॉडल बिल्डिंग जो यहाँ पर एक लॉ भी है, यहाँ पर बाय लॉज 2016 लेकर आएगा, जिसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर के द्वारा बोला गया भाई साहब घरों को ऐसे बनाओ एक प्रॉपर पैटर्न में। तो ये बातें भी रखेगी, पर लेकिन मानता कौन है? दिक्कत तो देखने को मिलती है, कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इसको फॉलो ही नहीं कहता है, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। इसी के साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी जो फायर क्लियरेंस की, वो चीफ जो फायर ऑफिसर होता है उसको ढंग से कोई यूज नहीं करता है। एक तरीके से यहाँ पर एक प्रॉपर एक जो परमिशन लेनी होती है, तो हर जगह पैसे चलते हैं, तो करप्शन की वजह से भी लोगों की जान जाती है। अब इसलिए मैं बोलता हूं कम से कम ऐसे फैमिली से पढ़कर अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है ना, तो यार एक बात तो जरूर करिएगा, बस करप्शन मत करना कभी जाकर, ठीक है? कभी किसी गरीब का हक मत मारना और कुछ भी कर लेना, बाकी जिंदगी में आप लोग मतलब एक तरीके से किसी का हक मत मारना बस कभी, ठीक है? तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यार अपनी मेहनत की खाओगे ना, दबा कर और चादर तान कर सोओगे, पर लेकिन अगर करप्शन की खाओगे तो जिंदगी भर बद्दुआएं लगेगी और नींद भी नहीं आएगी। तो अपना आप सोच लेना ऐसी हरकतें अगर करनी है। मुझे लगता है कि इसलिए फैमिली मेंबर तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा, तो आगे आने वाले टाइम में कम से कम देश जो है वो लगना चाहिए कि हाँ सुधर रहा है, इन सब चीजों से दूर हट रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होगी, दिक्कतें क्या रहती है ना, तो लैक ऑफ यूनिफाइड सर्विस आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है? इसी के साथ में मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं होते हैं, फंडिंग नहीं मिल पाती है, इसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। जब यहाँ पर जो फायर सर्विस है उसको सही इंप्लीमेंट करने के लिए ढांचागत फैसिलिटी नहीं मिलती है, और जो डूज और डोंट बोले जाते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि जिस बिल्डिंग में दिल्ली में मैं रहता था एक बार, वहां पर आग लग गई थी और रास्ते में दोनों साइड में यहाँ पर चौड़ी गली थी काफी, दोनों साइड में लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी थी, तीसरी गाड़ी निकलने का मतलब नहीं था। तो ये इशू देखने को मिल जाता है, लोगों को भी यहाँ पर बेसिकली पता नहीं रहता है कि उनको अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उसको डील कैसे करना है, ठीक है? तो इसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। एक स्टेटमेंट दी गई है हमारे होम मिनिस्टर जी के द्वारा। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है कि जम्मू और कश्मीर के जो लीडर है ना वो एक्स्ट्रा यानी कि गुमराह कर रहे हैं यहाँ पर जो जवान को, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट दे दी गई, जिसके चलते यहाँ पर और भी कंट्रोवर्सी बनी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के जो यहाँ पर नेता हैं वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, प्रॉपर इमेज चीजों को नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा जो होम मिनिस्टर साहब हैं जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, यहाँ पर अभी एक इंडेक्स इशू किया गया जिसको बोलते हैं पीस इन यूनियन टेरिटरी डिपेंड ऑन द गुड गवर्नेंस, इनके द्वारा बोला गया। तो यहाँ पर एक वर्चुअली इनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस का जो इंडेक्स इशू किया गया, उसके चलते इनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई, ठीक है? तो ये बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये झांकियां आप लोगों को दिखाई जा रही है, 26 जनवरी की पूरी तैयारी जो है वो शोर शबाब में चल रही है, जो कि सही डायरेक्शन में हम लोग लेकर चल रहे हैं, अच्छी बात है। एक और छोटा सा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई, और ये रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट तो क्या बताएगी वो आप लोगों को पता है। हमारे देश में पेंडेमिक में जितने सारे लोगों की जान गई उतना गिना नहीं गया, बोला गया कि जितने लोगों की जान गई है जितना ऑफिशियल डेटा है उसका 6 से 7 गुना आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि अगर बोल रहे हैं अगर बोला जा रहा है यहाँ पर कि हमारे देश में जो है वो अगर आज के में अगर कोई बोले कि हमारे देश से 5 लाख लोगों की जान गई है, ठीक है? तो ये 5 लाख लोगों की जान नहीं गई, इसको 5 से या फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 30 लाख या फिर आप लोग बोल सकते हैं 35 लाख लोगों की जान गई है। ये मुद्दा है हमारे देश में। तो यहाँ पर ये सारी चीजें अभी बताई जा रही हैं कि हमारी कंट्री में जो डेटा को इकट्ठा किया गया, सबसे पहले तो स्टेट ने ही ढंग से डेटा इकट्ठा नहीं किया स्टेट लेवल पर, ठीक है? लोगों की जान जा रही है कोरोना की वजह से, बोल दे कि किसी और रीजन की वजह से जा रही है, ताकि आगे चलकर कॉम्पनसेशन वगैरह न देना पड़े। तो ऐसी कई सारी स्टडी जो है उस टाइम पर भी पब्लिश की गई थी। इवन आप लोगों को पता होगा कई सारे ऐसे रिपोर्टर ऐसी बातें बता रहे थे, तो रिपोर्टर को भी यहाँ पर सप्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये कई सारे इशू निकल कर आए थे जिनके ऊपर बात करनी चाहिए, ठीक है? तो ये मुद्दा है यहाँ पर। बाकी यहां पर बोला गया टाइम योर एक्सरसाइज, ठीक है? तो आप आज के दिन में बात करें तो एक टीम है यहाँ पर, ये साइंस एंड टेक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक था। एक्सरसाइज का जो टाइम होता है अलग अलग टाइम पर आप लोगों को अलग अलग इंपैक्ट इसका देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस अगर बात करें डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट नजर आएगा। मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं तो अलग इंपैक्ट पड़ेगा, इवनिंग में अगर एक्सरसाइज करते हैं तो अलग इंपैक्ट पड़ेगा, और उसी के बेस पर आप लोगों की बॉडी फंक्शन भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो डिपेंड ऑन द टाइम एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर एक स्टडी की गई यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर एक जो हमारी बॉडी की जिसको सर्केडियन जो रिदम बोलते हैं वो अडेप्ट कर लेती है। मान लीजिए आप लोग मॉर्निंग में 9 बजे उठ रहे हैं और आप लोग 11 बजे एक्सरसाइज कर रहे हैं,
तो आप लोग की बॉडी उसी हिसाब से सेट हो जाएगी। बॉडी क्लॉक जो होती है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आधे काम तो आप लोग बॉडी क्लॉक को सेट कर अपनी जिंदगी में जी सकते हो। मॉर्निंग में अगर मॉर्निंग पर्सन आप लोग बन जाओ तो बॉडी क्लॉक आप लोगों की मॉर्निंग में आप लोगों को नहीं कहते एक तरीके से टाइम हो गया तो आप लोग से प्रेशर बन गया, उसी टाइम पर भूख लग गई, उस टाइम पर पानी पीने का मन कर रहा है, तो ये सारी चीजें सेट हो जाती हैं आप लोगों की। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। तो अपना एक टाइम सेट कर लीजिए, आसानी रहेगी जिंदगी जीने में। इसी के साथ में एंटीबॉडी के रेस्पॉन्स की बात की जा रही है। SARS-CoV-2 जो है उसके चलते स्टडी निकलकर सामने आ रही है। एंटीबॉडी में आप लोगों को समझाता हूं। आप लोगों की बॉडी में कोई बीमारी घुसी तो बीमारी घुसते ही आप लोगों की बॉडी जो है वो हथियार लेकर तैयार हो जाती है कि इस बीमारी को अंदर नहीं जाना देना, बाहर भगा देना है। तो ये एंटीबॉडी क्रिएट कर देता है। इसीलिए जो वैक्सीन दी जाती है ना, वैक्सीनेशन क्या होता है, छोटा सा कमजोर वायरस आप लोगों की बॉडी में डाला जाता है ताकि एंटीबॉडी डेवलप हो जाए और आप लोग जो है उसके साथ में आगे कोई खतरनाक बीमारी हो तो लड़ सको। तो ये काम होता है एंटीबॉडीज का। तो एक स्टडी यहां पर की गई कि एंटीबॉडी का जो रेस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, इन्फेक्शन को लेकर इंडिविजुअल वैक्सीन के थ्रू में है, तो उसकी फाइंडिंग को यहां पर पब्लिश किया गया है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाकी है तो यार छोटी छोटी फाइंडिंग्स चलती रहती हैं, इनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो ये दोनों जो साइंस एंड टेक के अंदर आर्टिकल बेसिकली आप लोगों के दे रखे थे, ठीक है, तो हल्का सा याद रखिएगा। बाकी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है बोल रहे हैं कि ऑफिशियल जो है उनको एक टाइम बाउंड टारगेट देना चाहिए ताकि ढंग से काम किया जा सके, खासकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ में जब बातें कर रहे थे, ठीक है। अब इसी के साथ में जर्मनी के जो चीफ हैं यहाँ पर हमारी कंट्री में आए हैं, तो वो कई सारी बातें यहाँ पर बोल रहे हैं कि रसिया को आप लोग ज्यादा टेंशन में मत दो, वरना रसिया जो है वो चाइना के नीचे जाकर घुसेगा। और नेटो को लेकर जो रसिया की कंसर्न है, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर यूक्रेन को बनाने की बात की जा रही है। तो ये बोल रहे हैं कि वो यहाँ पर जो उसका मेंबर बनने के लिए रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ही नहीं करता है तो मेंबर नहीं बनेगा। तो रसिया को भी यहाँ पर शांति में रहना चाहिए और चाइना को भी क्रिटिसाइज इनके द्वारा किया गया। तो इंडिया की विजिट पर है यहाँ पर ये, तो इसके ऊपर आगे चलकर कोई एडिटोरियल आएगा तो देख लेंगे, वरना कोई इतना बड़ा इशू मुझे लग नहीं रहा है, पर फिर भी कई बार एडिटोरियल लिख देते हैं इस तरीके के इश्यूज के ऊपर। तो ये हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं आप लोग, ठीक है, यानी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसको लेकर अगर बात करें तो। एक और छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पर, इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है उसके द्वारा यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। इनके द्वारा क्या बोला गया कि आप लोग गले में कई सारी मालाएं पहनते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिकली वियरेबल जो जैसी मालाएं पहनते हैं तो वो कई बार दिक्कत रहती है, उनके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कई बार देखने को मिलते हैं उसके अंदर जो पहनकर घूमते हैं कि बाबाओं ने दे दी और वो दे दी, तो बॉडी के अंदर भी कई बार इनका गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो कोई भी ऐसी चीजें हैं टॉक्सिक जो आप लोग की बॉडी में चीजें डालें, ब्रेसलेट हो गया, नेकलेस हो गया, ठीक है, आप लोग की स्लीप के पैटर्न को भी यहाँ पर बेकार कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, स्लीपिंग मास्क हो गया उसमें से भी कई बार चीजें देखने को मिलती हैं। तो कई सारी बातें ऐसी बताई गई हैं जो कि आप लोगों को मैं आर्टिकल आज पढ़ने के लिए दूंगा, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऐसी चीजें जिनको आप लोग जिंदगी में इंप्लीमेंट न करें, ठीक है, कई बार क्या होता है दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। तो छोटा सा आर्टिकल है, इसको प्रोवाइड करा दूंगा, पढ़ लेना इसको, ठीक है। बाकी यहाँ पर एसएलवी जो कमांडो हैं आज खुशी, तो सारे क्वेश्चन के आंसर काफी डिटेल में इनके द्वारा दिए गए जो भी मैंने आप लोगों से पूछे थे। 3 क्वेश्चन के आंसर तो इनके द्वारा वो दिए गए हैं जो मैंने आप लोगों से पूछे थे, ठीक है, आप लोगों से पूछा था इस मिशन के बारे में, तो ये नासा का मिशन है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर किसके बारे में, ये पूछा था नेशनल स्टार्टअप डे के बारे में, तो डिटेल में यहाँ पर इनके द्वारा डिस्कशन वो सारे आंसर दिए गए, ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। और नेक्स्ट मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर किसके बारे में, ये था बेसिकली जावेद तलवार के बारे में, ठीक है, तो इसका आंसर डी हो गया, ओके। एक और क्वेश्चन था, हाँ एक और था क्वेश्चन, तो यहाँ पर टोगा आइलैंड के बारे में, ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस कर लिया, सी हो गया आप लोगों से। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर काफी अच्छे से दिए गए और इनके द्वारा जो डिटेल में आंसर बताए गए कि हमारा संविधान का कौन सा पार्ट कहां से लिया गया है, ठीक है। तो ये पॉलिटी के अंदर भी डिस्कस कर रखा है मैंने, आप लोग वहां से भी देख लेना। पंचायती राज सिस्टम जो है वो आप लोगों को पता ही है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1992 में। इसी के साथ में म्युनिसिपैलिटी के बारे में बता रखा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बता रखा है, डिटेल में डिस्कस किया था 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और यहाँ पर ये हो गया G7 कंट्रीज के बारे में, ठीक है। तो ये है सारी बातें। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा, संडे को फंडे बनाते हुए आप लोगों ने जिंदगी का मजा भी किया होगा। और बाकी पराक्रम दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अपने लीडर्स के बारे में जरूर पढ़ा करो जब भी आप लोगों को टाइम मिले। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, और संडे का आप लोगों का जो शाम वीडियो आया था उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं काफी डिटेल में, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। जो टॉपिक्स हैं वो लेंदी हैं पर लेकिन डिटेल में है, एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। पीडीएफ सारी आज शाम तक टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो उनको भी आप लोग डाउनलोड करना, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। और आज टेलीग्राम पर आप लोगों को केस स्टडी मिलेगी, ठीक है। संडे में मैंने आप लोगों को ऐसे दिया था, आज केस स्टडी दूंगा, तो उसको भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए और फीडबैक देकर जरूर जाया करो यार वीडियो को। अगर आप लोगों को लगता है वीडियो सही लग रही है तो आप लोग फीडबैक दे सकते हो लाइक कर या फिर कमेंट कर, और लगता है अच्छा भी है तो नहीं, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, तो ये चीजें दूसरों तक भी आप लोग पहुंचा सकते हो। तो बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।